हेलो दोस्तों, मैं सोनी कुमारी आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर कितना को देख रहे हैं, दूसरा को देख रहे हैं। चैप्टर का नाम राजा, किसान और नगर। तो दोस्तों, मैं फर्स्ट वीडियो में आपसे बताई थी कि इस राजा, किसान और नगर में किसकी जानकारी मिलती है, तो वैदिक काल में। और फर्स्ट चैप्टर में ईंटें, मनके तथा अस्थियां में हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो इसमें हम लोगों को वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो मैं दोस्तों बताई थी आप लोगों को कि वैदिक काल का जो समय काल रहा है कितना से कितना रहा है, तो 1500 कितना 1500 बीसी से, बीसी मतलब ईसा पूर्व, 1500 से 600 यानी कि 600 बीसी तक। कितना 1500 से 600 बीसी तक। तो दोस्तों, ये 1500 से जो 600 बीसी तक जो था, इसको दो भागों में बांटा गया था। क्या क्या? पूर्व वैदिक काल, क्या? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? तो उत्तर वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल का अगर आपसे दोस्तों समय कहे तो कितना बताएंगे? 1500 बीसी से कितना बताएंगे? 1000 बीसी। पूर्व वैदिक काल का समय काल पूछेगा आपसे तो कितना बताएंगे? 1500 बीसी से 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल का पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे 1000 बीसी से 600 ईसा पूर्व यानी कि 600 बीसी। ये बताना है दोस्तों। इस वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड क्यों किया गया है, तो दोस्तों आपको मैं बताई थी कि वैदिक काल में ही किस चीज़ का प्रयोग किया था लोगों ने, यानी कि किस चीज़ की खोज किया, तो लोहा का। किस चीज़ का? लोहा का। और लोहा का खोज जो आपसे पूछे दोस्तों कि कब हुआ था, तो इसी 1000 बीसी में। कब हुआ था? 1000 बीसी यानी कि 1000 ईसा पूर्व में लोहा का जानकारी लोगों को हो गया था। इसीलिए ये वैदिक काल है जिसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पूर्व वैदिक काल में राजा किसान की स्थिति कैसी थी, तो वहाँ की राजा किसान की स्थिति अगर देखा जाए तो लगभग में ठीक ही ठाक था। मतलब कि लोगों के ऊपर कोई कर वसूली नहीं किया करता था, नहीं कोई राजा होता था। राजा अगर कोई को बनाना होता था तो लोग अपने से जो इंसान यानी कि जो व्यक्ति देखनगर यानी कि बॉडी बिल्डर एक तरह से आप कह सकते थे, उस तरह का रहता था, तो उसी को लोग राजा चुन देता था और कहता था कि हमारे लिए तू ही लड़ेगा। इस तरह की स्थिति थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह यानी कि जब लोहा की जानकारी हुई तो कृषि में बढ़ोतरी हुई। लोग मतलब कि कहा जाए तो लालची होने लगा, एक तरह से कहिए कि लालची होने लगा। तो लोगों पर अत्याचार एक तरह से भी करने लगा। कृषि जब होने लगी तो लोगों से कर वसूली भी करने लगा। तो इस तरह के फिर राजा बन गए। तो इसी चैप्टर में, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया राजा, किसान और नगर। तो इसी में आज हम लोग राजा यानी कि उस समय की स्थिति कैसी थी राजा के, तो वही हम लोग आज इसमें देखने वाले हैं। तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए की क्योंकि दोस्तों चौथी वीडियो है, तो तब तक आप लोग भूल भी गए होंगे अगर वीडियो को रिवीजन नहीं किए होंगे तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजा के क्या है। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है, तो आप देख सकते हैं क्या है। तो देखिए राजा क्या है, थोड़ा मैं लंबी कर देती हूँ इसको। देखिए, राजा के प्रहार अथवा अत्याचार से बचने के लिए प्रजा निम्नलिखित काम करते थे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में अगर आपसे ये सब जो राजा पर राजा जो अत्याचार वगैरह करता था, ये उत्तर वैदिक काल में ऐसी स्थिति आई। और उत्तर वैदिक काल में ही 16 महाजनपद को यानी कि विकास हुआ। और मैं बताई थी कि 16 महाजनपद में सबसे प्रथम महाजनपद कौन था, यानी कि शक्तिशाली, तो मगध था। आप सब्जेक्टिव में पूछ भी देता है तो क्या बताएंगे? मगध। तो देखिए इसी समय यानी कि कहा जाए 1000 बीसी के बाद से 1000 बीसी से कितना, तो 600 बीसी के आसपास तो देखा जाए उस समय लोगों ने राजा नहीं चुना अपने आप। मतलब कि उस तरह से राजा यानी कि जिसके पास ज़्यादा ताकत रहा वो मतलब कि राजा कहलाने लगा। लेकिन उस समय यानी कि 1000 ईसा पूर्व के पहले ऐसा नहीं था, वंशज नहीं चलते थे। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण था तो ब्राह्मण उस व्यक्ति को बनाया जाता था जो व्यक्ति यानी कि अच्छे गुणवान हो, यानी कि गुणवान हो उसी को मतलब कि पहले ब्राह्मण वगैरह भी कहा जाता था। लेकिन जब ये लोहा का जब जानकारी हुआ उसके बाद में समाज की स्थिति बदल गई और उस समय किसानों पर भी अधिक अत्याचार कहा जाए तो देखने को मिलने लगा। दोस्तों, इस समय में हुआ फिर क्या
कि जैसे कि ब्राह्मण वंशज चलने लगा, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अगर ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण बनेगा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, जो उस काम के लायक योग्य था उसी को, जैसे ब्राह्मण की बात की जाए तो ब्राह्मण वही बनता था जो ब्राह्मण के लायक योग्य था, यानी कि उसमें गुण था। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ इस काल में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो है कहा जाए तो ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण बनेगा, किसान का बेटा है तो किसानी बनेगा, इस तरह से मतलब की स्थिति आ गई थी। तो यही है कि राजा के प्रहार अथवा अत्याचार से बचने के लिए प्रजा निम्नलिखित काम करते थे। क्या काम करते थे? तो प्रजा जनता द्वारा थोपे गए कर यानी कि टैक्स को क्या कहा जाता है, तो चुकाने के लिए भूमि से ज़्यादा उपज करने की कोशिश करते थे। क्या करते थे? कोशिश करते थे, यानी कि राजा को टैक्स वसूली करने के लिए लोगों ने क्या करता था, तो ज़्यादा कृषि करते थे ताकि उसको टैक्स की यानी कि भरपाई कर पाए। यानी प्रजा राजा द्वारा थोपे गए कर यानी कि टैक्स को चुकाने के लिए भूमि से ज़्यादा उपज करने की कोशिश करते थे। उसके बाद में दोस्तों, अगर प्रजा राजा से ज़्यादा परेशान हो जाए तो फिर वह गांव छोड़कर जंगल में चले जाते थे और अपना गुजारा करते थे, जहां पर राजा का कोई अधिकारी नहीं पहुंच पाता था। ये कब की है? तो उत्तर वैदिक काल से, यानी कि उत्तर वैदिक काल में 1000 BC से क्या देखें हम लोग, 600 BC, उसी समय की ये राजा और प्रजा की बात कही जा रही है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और दोस्तों ये वीडियो उन्हीं लोग को समझ में आएगी, क्योंकि जो वीडियो शुरू से चैप्टर 2 को देख रहे हैं उन्हीं लोग को समझ में आएगी, और जो लोग सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोग को ये बकवास लगेगी। तो आप ज़रूर फर्स्ट वीडियो से देखिएगा। यहाँ पे है क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या है, उपज बढ़ाने के तरीके। क्या क्या है? उपज यानी किसान उपज बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके किए, तो हल का उपयोग कर क्या करें, यानी कि हल का उपयोग करने लगे। और दोस्तों ये इस तरह से विकसित कब हुई, यानी कि कृषि वगैरह ज़्यादा कब होने लगी थी, जब लोहा की जानकारी होने लगी थी तब। जानकारी क्या, 1000 ईसा पूर्व में लोहा का लोगों को ज्ञान हो गया था। आपसे ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताओ किस काल में लोहा का ज्ञान हुआ, तो उत्तर वैदिक काल लगा सकते हैं, या चाहे उत्तर वैदिक काल नहीं रहेगा तो वैदिक काल लगाएंगे। उसके बाद में आपसे कहा जाए कि कब, यानी कि कब पूछ दिया जाए, ईस्वी पूछ दिया तो ईसा पूर्व बताएंगे, 1000 ईसा पूर्व में लोहा का लोगों को ज्ञान हो गया था। और आपसे पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा का ज्ञान हुआ था कि नहीं, तो बताएंगे नहीं हुआ था। तो देखिए यहाँ पे है, हल का उपयोग कर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गंगा तथा कावेरी की धारियों की उर्वर कछारी क्षेत्र जलोढ़ क्षेत्र में फैल गया था, जो उपज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसी सी बात है, जो नदी के किनारे जो मिट्टी रहती है वो काफ़ी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, जलोढ़ होती है। नदी आपसे पूछ दिया जाए कि नदी के किनारे कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी में खेती वगैरह कही जाए तो काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद में है क्या है, लोहा का फसल का उपयोग कर, क्या लोहा का फाल का उपयोग कर क्या करने लगे, वर्षा क्षेत्र में लोहा के फाल का उपयोग कर उपज की जाने लगी, विशेषकर धान रोपण की खेती। कौन सी खेती? तो धान रोपण की खेती। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है क्या है नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है कुदाल का उपयोग कर। किसका? कुदाल का उपयोग कर। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कुदाल का प्रयोग कर उपज बढ़ने लगा। क्या होने लगा? उपज बढ़ने लगा, ताकि राजा को कर दे सके। उसके बाद में है कुआं तालाब नहर से सिंचाई कर कुआं क्या है, कुआं तालाब नहर से सिंचाई कूर उपज बढ़ा, यानी कि खूब उपज बढ़ाए जाने लगा। यानी कि यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि खूब यानी कि सिंचाई को बढ़ाया जाने लगा, यानी कि तालाब कुआं नहर से। उसके बाद में है क्या है दोस्तों, सिंचाई का मतलब होता है, आपसे पूछ दे सिंचाई क्या है, तो सिंचाई कभी कभी नहीं समझ में आती है। तो सिंचाई यानी कि खेतों में जो पानी की जाती है उसी को सिंचाई कहा जाता है। देखिए फिर उसके बाद में है, नोट में क्या लिखी हुई है, तो पंजाब और हरियाणा क्या है, पंजाब और हरियाणा जैसी
अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहा का फाला इस्तेमाल यानी कि 20वीं सदी में शुरू हुआ। यानी कि पंजाब और हरियाणा जैसे अर्ध शुष्क जमीन में ये फाल का प्रयोग जो है 20वीं सदी में शुरू हुआ, जबकि उन लोग पहले ही कर चुके हैं 600 ईसा पूर्व के आसपास ही। तो उसके बाद में क्या है दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो उसके बाद में है अगला नोट में क्या लिखा हुआ है। तो व्यक्तिगत तौर पर कुआं, तालाब, नहर आदि को बचाने वाले लोग राजा या प्रभावशाली लोग होते थे। क्या होते थे? प्रभावशाली लोग होते थे, जिनका उल्लेख अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? तो अभिलेख से मिलता है। दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बताई थी अभिलेख हुआ वस्तु, यानी कि अभिलेख कोई वस्तु नहीं होती है। सबसे पहले अभिलेख मतलब कि कहा जाए तो क्या है, तो कोई खंभा, यानी कि जैसे कि खंभा यानी कि कहा जाए तो चाहे खंभा कहा दिया जाए, या तो आप कह सकते हैं कि जो कठोर वस्तु हो। क्या? कठोर वस्तु हो जिस पे कोई यानी कि उस पे खुदाई किया जा सके, यानी कि खोद कर लिखा जा सके। जैसे कि मिट्टी पे खोद कर लिखी जा सकती है, और बर्तन पे भी, कोई धातु पे भी लिखी जा सकती है खोद कर। तो वही है यानी कि अभिलेख। यानी कि लोग पहले लिखा करते थे, कठोर वस्तुओं पर लिख दिया करते थे अपनी भाषा में। तो वही है अभिलेख, जो किससे मिलती है? तो अभिलेख से मिली है। यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर कुआं, तालाब, नहर आदि को बचाने वाले लोग राजा या प्रभावशाली लोग होते थे, जिनका उल्लेख हमें किस में मिलता है? तो अभिलेख से मिलता है। तो अभिलेख को समझ गए होंगे। उसके बाद में है क्या है दोस्तों, तो ग्रामीण समाज में क्या क्या विभिन्नताएं थी, यानी कि वैदिक काल में क्या क्या विभिन्नताएं थे। वैदिक काल यानी कि उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल यानी कि उत्तर वैदिक काल के में इस राजा प्रजा की स्थिति आई, यानी कि लोग राजा बनने लगे और लोगों पर अत्याचार करने लगे। तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ है, लेकिन उत्तर वैदिक काल नहीं फरमाता है तो आपसे वैदिक काल कहा जाएगा, यानी कि उत्तर वैदिक नहीं तो फिर वैदिक काल इसको कह सकते हैं। उसके बाद में है खेती में उपज बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों को अपनाए गए पर लाभ कहा जाए तो नहीं बढ़ा। लाभ नहीं बढ़ा या समान ही रहे, क्योंकि नहर, तालाब, कुआं, फाल, कुदाल में ग्रामीणों को ज़्यादा खर्च पड़ जाते थे। किसको? तो ग्रामीणवासी यानी किसानों को, यानी कि आमदनी हो ही नहीं रहा है और इन वस्तुओं को कैसे खरीद पाते, तो महंगी पड़ जा रही थी। तो फिर ग्रामीण वासियों के लिए ये स्थिति बनी रही। तो उसके बाद में आगे देखते हैं आगे क्या है। तो उसके बाद में है क्या है दोस्तों, तो आगे है बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो अक्सर किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। कौन? बड़े बड़े जमींदार जैसे कि बहुत ज़्यादा खेती वाले लोग, यानी कि बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रथा शक्तिशाली माने जाते थे। क्या माने जाते थे? शक्तिशाली माने जाते थे, जो अक्सर किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। किस पर? किसानों पर, यानी कि जिसके पास खेती ना हो, यानी कि दूसरे के खेत में काम करता हो, उन लोगों पर भी अपना नियंत्रण रखते थे ये लोग। उसके बाद में है प्रधान का पद वंशानुगत होता था। कैसा होता था? प्रधान का पद वंशानुगत, यानी कि जैसे बताएं कि राजा का बेटा राजा, तो उसी प्रधान का बेटा प्रधान ही बनेगा। तो ये है वंशानुगत, यानी प्रधान का पद वंशानुगत होता था, जिससे लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। राजा जो बोलते थे उसी को मानना पड़ता था। उसके बाद में गृहपति। गृहपति भाई कौन है? तो घर का मालिक अथवा घर का मुखिया को गृहपति कहा जाता है, जो घर के सभी सामानों पर अधिकार रखता है तथा घर के सभी सदस्य, बच्चा, महिला, नौकर, पुरुष सभी पर नियंत्रण रखता है। कौन? गृहपति, यानी कि घर का मुखिया। उसके बाद में दोस्तों क्या है, उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे है क्या है, आगे नोट, मनुस्मृति आरंभिक सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन? आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन? मनुस्मृति, और लिखा है कौन? मनु। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया तथा इसके राजा को बहुत, यानी कि इस पुस्तक में राजा को बहुत सारी सलाह दी गई है। इस पुस्तक में लिखी हुई है राजा के बारे में। उसके बाद में क्या है, तो भूमिदान। क्या है दोस्तों? भूमिदान। वैदिक काल में भूमिदान,
उसके बाद में है भूमिदान का प्रमाण अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है? अभिलेख में। भूमिदान का अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। अभिलेख से देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में है इस अभिलेख के अनुसार कहीं छोटे तो कहीं बड़े जमींदार के टुकड़े दान किए गए हैं। क्या है? तो भूमिदान में भूमिदान का प्रमाण अभिलेख से मिलता है। वैदिक काल में किस में मिलता है? तो अभिलेखों से हम लोग को पता चलता है भूमिदान के बारे में। और भूमिदान का अभिलेख से यानी कि देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख के अनुसार कहीं तो छोटे तो कहीं बड़े जमीन के टुकड़े दान में दिए गए थे। उसके बाद में है क्या है? इतिहासकारों में भूमिदान एक गर्म विवाद बना हुआ है। इतिहासकारों में क्या है? भूमिदान करने का एक गर्म विवाद यानी कि विवाद है। कुछ का कहना है क्या? कुछ को कहना है यानी कि कुछ इतिहासकारों को क्या कहना है? तो कुछ का कहना है कि भूमिदान एक क्या थी? रणनीति थी। क्या है? रणनीति। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, रणनीति होगा। रणनीति थी यानी कि नियम कानून थी, अर्थात कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने का एक नीति थी। क्या? भूमिदान। कई इतिहासकारों को ऐसा कहना है। उसके बाद में है क्या है? तो दूसरी तरफ है क्या है? दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का यानी कुछ इतिहासकार जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह एक राजनीति थी। क्या थी? राजनीति थी भूमिदान देने की। अर्थात जब राजा कमज़ोर पड़ने लगते थे, यानी कि राजा जो है जब कमज़ोर पड़ने लगते थे तो वो प्रभावशाली व्यक्ति को भूमि देकर उसे अपनी ओर कर लेते थे। कौन? राजा। और इससे उसकी क्या है? तो राजगद्दी मजबूत हो जाती थी। किसकी? तो राजा की। तो कई इतिहासकारों को मानना है कि ये रणनीति थी यानी कि, और कई को मानना है कि ये राजनीति थी। उसके बाद में है नोट में क्या लिखी हुई है? तो देखिए नोट में है क्या है? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसकी शादी दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था। कई अभिलेख में प्रभावती गुप्त को भूमिदान करने का उल्लेख मिलता है। किनका? तो प्रभावती की। लेकिन संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। ये किस में बताया जा रहा है? तो धर्मशास्त्र के यानी कि संस्कृत के धर्मशास्त्रों में, कि ऐसा नहीं है कि प्रभावती गुप्त चाहे कोई भी स्त्री यानी कि भूमि पर अधिकार रखता हो। लेकिन अभिलेख से पता चला है कि प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त की द्वितीय थी जो भूमिदान किया करती थी, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद में क्या है? तो उसके बाद में है क्या है दोस्तों? उसके बाद में है अग्रहार। वह भूभाग क्या है? वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था उसे अग्रहार कहा जाता है। भूमिदान यानी कि ब्राह्मणों को दिया जाता था, उसी को अग्रहार कहा जा रहा है। यहाँ पे ब्राह्मणों से कोई कर या भेंट यानी कि टैक्स अर्थात किसी प्रकार का कर नहीं वसूला जाता था, बल्कि ब्राह्मणों को खुद ही स्थानीय लोगों से कर वसूलने के अधिकार प्राप्त था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी की जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दोस्तों अगर चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।